मैंने डबल रोटी इसे दे दी। दूध के साथ रोटी खाते हुए सबसे पहले तो मैंने इससे पूछा कि आदमखोर शेर तो इधर नहीं है, मेज़बान ने कहा। राणा जी कुछ देर पहले इधर आया था। हम लोग अपने बाल बच्चों को लेकर दरख्तों पर चढ़ गए थे, लेकिन अब खोजियों ने खबर दी है कि वो महाराष्ट्र की तरफ निकल गया है। अब मैंने इससे रंगनी डाकू के बारे में पूछा तो नारियल पी रहा था। धुआं नाक से निकालते हुए सारे एक तरफ झुकाकर बोला, राणा जी हम तो गरीब लोग हैं, डाकू इधर आकर क्या करेंगे? डाकू तो ऊपर उत्तर प्रदेश में सुना है हुआ करते हैं। फिर इसने तराई के घिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर तराई के जंगल में वहाँ कोई डाकू का गिरोह छुपा हुआ हो तो कुछ नहीं कह सकता, पर राणा जी डाकू तो देहाती आबादियों में होते हैं जहाँ बड़े बड़े राणा और पटेल रहते हैं। इधर डाकुओं को जंगली जानवरों में आकर क्या लेना है? इसकी जुबानी मुझे ये भी मालूम हुआ कि तराई में दाखिल होने के बजाय अगर इसके किनारे किनारे चलते चले जाएं तो आगे गेर की मशहूर नदी आती है। नदी आगे जाकर एक झील में गिरती है। वहाँ चानोड़ नाम का एक गाँव है जहाँ एक जागीरदार पटेल की हवेली है। मैंने सोचा हो सकता है कि सुधा रंगनी इस पटेल का सफाया करने आई हो। अब शाम का अंधेरा फैल रहा था। मैं तुराई की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैंने अपने मेज़बान से कहा, ठाकर रात होने वाली है, अब तो चला जाऊंगा। गांव तक पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो जाएगी। तराई के जंगलों से डर लगता है, अगर तुम इजाज़त दो तो रात यहीं बसर करके सुबह रवाना हो जाए। इसने मुझे खुशी से इजाज़त दे दी। गर्मियों का मौसम था। रात को इसने एक जलंगा सी खाट झोंपड़ी के पिछवाड़े खेत किनारे डाल दी। मैं वहीं पड़ गया। इसने मेरे पास ही धूनी भी लगा दी ताकि मच्छरों की अलगार से बच सकूं। जब तक धूनी लगी रही मच्छरों ने उधर का रुख न किया। जूं ही आग से मुझे मच्छरों ने तनहा देखकर हमला कर दिया। खुदा ही जानता है कि कैसे रात काटी, बस सारी रात मच्छरों से जंग करता रहा। दूसरे दिन मुँह हाथ धोकर दूध और रोटी खाई और अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा करने के बाद चानोड़ गाँव की तरफ रवाना हो गया। मेरी मंजिल तराई के जंगल के किनारे की पट्टी थी। मैं यहाँ से गुजरता चानोड़ गाँव तक जाना चाहता था। अगर इस एडवेंचर में सुधार रंगनी से मुलाकात ना हो सकी तो मैंने चानोड़ गांव के पटेल की मदद से अपने कमांड ऑफिस में वापस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इन खतरनाक जंगलों में ज़्यादा देर तक घूमना खतरनाक बात थी। धूप निकल आई थी। मैं एक पगडंडी पर चला जा रहा था। चलने से मुझे पसीना आ गया। धूप में तेज़ी थी, फिजा में भी हबस था। रास्ते में कोई सायादार दरख्त भी नहीं था। कोई घंटा भर चलते रहने के बाद तराई के सरसब्ज जंगल की हरी भरी गुंजान पट्टी शुरू हो गई। यहाँ दाखिल होते ही मैं एक दरख्त के नीचे घास पर बैठ गया। ठंडे साए ने बड़ा सुकून दिया। मैंने आंखें बंद कर ली। थका हुआ था, ग़ुनूदगी से तारी होने लगी। सोचा कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। मैं अभी नींद की वादी में दाखिल हुआ ही था कि किसी ने मेरे पाँव पर जोर से ठोकर मारी। कौन है बे, तू उठ। मैंने आंखें खोल दी। देखा कि एक ऊंचा लंबा आदमी, जिसने मुंह पर अपनी पगड़ी का पल्लू इस तरह लपेट रखा है कि सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आ रही हैं, बंदूक की नाली का रुख मेरे तरफ किए खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं जल्दी से उठ बैठा। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया कि ये कोई डाकू है, और अगर डाकू है तो यकीनन सुधार रंगनी का साथी होगा। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और माजरत के लहजे में बोला, राणा जी परदेसी मुसाफिर हूँ, जंगल का रास्ता भूल गया हूँ, यहाँ घड़ी पल आराम करने को लेट गया था। इस खूनख्वार आदमी ने मुझे एक और ठोकर मारी और कहा, आगे चलो। मैं इसके हुक्म की तामील में आगे आगे चल पड़ा। वो बंदूक ताने मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हम तुराई के किनारे को छोड़कर जंगल में दाखिल हो गए। ऐसा घना जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दूर तक तो दरख्त खिले खिले थे, आगे जाकर रास्ता मिलना दुश्वार हो गया। झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। मैं रास्ता देखने से निकलता तो पीछे से डाकू मेरी पुश्त से बंदूक की नाल लगा देता। चलते चलो। मैं झाड़ियों की शाखें इधर उधर हटाता चलता चला गया। झाड़ियाँ खत्म हुई तो जरा रास्ता दिखाई दिया। ये जंगली रास्ता था। दरख्तों और गढ़ों के साथ साथ एक तरफ को चला जा रहा था। ऊपर दरख्तों के छतनारे इतने गुंजान थे कि धूप नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। मैं दिल में बस एक ही दुआ मांग रहा था कि खुदा करे अपने जिस सरदार के पास ये मुझे ले जा रहे हो वो सुधार रंगनी ही हो। अगर कोई दूसरा डाकू निकल आया तो मेरी खैर नहीं। इसने मुझे एक जगह रुकने का हुक्म दिया। मैं रुक गया। डाकू ने आवाज़ दी, अरे भगवा, निकल के देखो, पुलिस का जासूस पकड़ा है मैंने। दरख्तों में एक जानिब से दो डाकू हाथों में बंदूक के लिए बाहर निकल आए। इनका हुलिया भी वही था जो पहले डाकू का था। ये भी कुछ हट्टे कट्टे थे। वो मेरे करीब आकर मुझे घूरने लगे। एक डाकू ने बंदूक की नाली मेरे माथे से लगा दी। दूसरा बोला, भगवा उड़ा दे साले को, ये जासूसी करने आया था। जो डाकू मुझे पकड़ कर लाया था इसने ऐसा करने से मना कर दिया। नहीं भगवा, हम इसे सरदार के पास ले जाते हैं। हो सकता है कि इससे कोई मुफीद मालूमात मिल जाए। ये गुफ्तगू उर्दू या हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती जुबान में हो रही थी। जब इसने अपने सरदार का जिक्र किया तो मेरी रूह लर्ज उठी थी। कमबख्त, इनका सरदार तो कोई मर्द है। सुधार रंगनी होती तो वो सरदार नहीं कहता।
मैंने दिल में कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरी मौत यकीनी थी। मैं अपने आप को कोसने लगा कि क्यों खामखा इधर का रुख किया। अब वो डाकू भी हमारे साथ हो गए। जंगल के दरमियान एक जगह पुराना कुआं था। इसके पीछे एक पहाड़ी दीवार में गार का दहाना नजर आ रहा था। यहाँ मैंने डाकुओं को देखा कि दरख्तों के नीचे लंबी तान कर सो रहे थे और कुछ डाकू पहरा दे रहे थे। गार के दहाने पर भी एक डाकू बंदूक लिए पत्थर पर बैठा बेड़ी पिरा था। कुछ फासले पर घोड़े चारा खा रहे थे। बगुआ ने यहाँ पहुंचते ही मेरे हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए और कुएं की मुंडेर पर बैठने का हुक्म दिया। मैंने ऐसा ही किया। कम वक्त कहीं ये मुझे कुएं में तो नहीं फेंकने लगे। मैंने सोच लिया कि अगर कोई डाकू इस नीयत से मेरे पास आया तो मैं फ्लाइंग किक से इसकी खबर लूंगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मुझे देखकर 2-3 और डाकू अपनी मूंछों को ताव देने लगे। आपस में फाहिश मजाक करते मेरे करीब आ गए। जब उन्हें भगवा ने बताया कि मैं पुलिस का जासूस हूं तो उन्होंने मुझे गालियां दी और परे हट कर खड़े हो गए। भगवा डाकू ने गार के दहाने पर जाकर आवाज दी, सरदार, पुलिस का आदमी पकड़ा है, क्या हुक्म है? मैं बेताबी से जवाब का इंतजार करने लगा। मेरा दिल कह रहा था कि अंदर से किसी औरत की आवाज आई, मगर कोई आवाज न आई। इसकी जगह एक लंबी लंबी मूंछों वाला डाकू बंदूक कांधे पर डाले निकला है। मेरी उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई थी। ये सुधार रंगनी का नहीं बल्कि किसी दूसरे डाकू का गिरोह था। मैंने नाउमीद होकर गर्दन एक तरफ झुका ली। नो वारिड डाकू ने चीख कर कहा, गधे की औलाद, अगर ये पुलिस का आदमी है तो मुंह क्या तक रहा है? इसका 393 की गोलियां तुम्हें किस लिए दी हैं? बगुआ डाकू ने 393 की राइफल को उठाया और नाली का रुख मेरी तरफ कर दिया। मेरी आंखों में एक बिजली सी कौंध गई। मैं बेबस हो गया। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी रोशनी थी। मैं उछल कर एक छलांग लगाने ही वाला था कि गार से आवाज आई, सरदार कहता है इससे पहले पूछगछ करें। बगुआ कोई चिल्लाते चिल्लाते रुक गया। गार से आने वाले डाकू ने बताया कि सरदार खुद आ रहा है। मेरे जीने की कुछ उम्मीद पैदा हो गई थी। पूछगछ के दौरान मैं अपनी सफाई पेश कर सकता था और सरदार को यकीन दिला सकता था कि मैं डाकू नहीं हूँ, बल्कि मैं इसे सुधार रंगनी का हवाला देकर अपनी हिमायत भी हासिल कर सकता था। सब डाकू इधर उधर हट गए। मेरे हाथ बंधे थे। मैं कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठा। बगुआ डाकू थोड़े फासले पर राइफल पकड़े खड़ा था। सबकी आंखें गार के दहाने पर लगी थी। मैं भी उधर ही देख रहा था कि देखिए गैब से क्या ज़हूर में आता है। इतने में खाकी पतलून और खाकी जैकेट वाला दरमियाने कद का डाकू, जिसके मुंह और सर पर कपड़ा बंधा था, नमदार हुआ। इसकी सुर्ख आंखें याकूत की तरह चमक रही थी। इसकी कलाई में एक काला सांप लिपटा था। मेरा दिल खुशी से उछल कर मेरे हलक में आ गया। ये सुधार रंगनी थी, मेरी हमदम, मेरी महबूबा। इसने मुझे पहचान लिया था। पहले तो वो मुझे देखती की देखती रह गई, फिर इसने अपने सर पर बंधा हुआ पतला रुमाल उतार फेंका। इसके स्याह बाल इसके शानों पर बिखर गए। इसने दोनों बाजू फैला दिए और चिल्ला कर कहा, रघु। और अपने गिरोह के सारे डाकुओं को हक्का बक्का करती वो लपक कर मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। इसने मुझे कुएं की मुंडेर से नीचे उतारा और बगुआ की तरफ देखकर गुस्सैली आवाज में बोली, तुम सब गधे की औलाद हो। अगर ये मर जाता तो मैं तुम सब पर इस जंगल के सांप छोड़कर हलाक कर देती। जानते नहीं ये कौन है? ये मेरा पति देव रघु है। रघु जो शेर से ज्यादा बहादुर और हाथी से ज्यादा ताकतवर है। फिर मेरे गले में बाजू डालकर मुझे गार में ले गई। रघु, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, पर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं जेल तोड़कर भाग निकली थी। मैं तो तुमसे अब भी इसी तरह प्यार करती हूँ। तुमने चिता के शोलों से मेरी इस वक्त जान बचाई थी, जब मैं एक कमजोर लड़की थी। मैंने कहा, और अब तुम एक खूनख्वार डाकू बन चुकी हो। वो कहका लगाकर बोली और मुझसे महाराष्ट्र और शिवराष्ट्र का बच्चा बच्चा कांपता है। सुधा की कलाई का सांप मेरे सीने के बिल्कुल करीब था। मैंने कहा, भगवान के लिए इसे दूर ही रखो। हंसते हुए इसने अपना बाजू मेरी गर्दन से निकाल लिया। गार में फर्श पर घास फूस बिछा था। एक तरफ 2-4 कनस्तर, राइफलें और भरी हुई 3 बोरियां रखी थी। कोने में मिट्टी के तेल की लालटेन थी। लकड़ी के 2 बक्स घास पर पड़े थे। सुधा ने मुझे अपने पास घास पर बिठा लिया और बोली, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम इतने दिन कहाँ रहे? क्या अपने मुल्क वापस चले गए थे? सुधा रंगनी पहले से ज्यादा वहशी और बेबाक हो गई थी और 393 की राइफल इसके कदमों में पड़ी थी। 2 खंजर इसकी कमर के साथ बंधे थे। चेहरा ज्यादा स्याह और आंखें ज्यादा सुर्ख हो गई थी। होंठ खुरदरे खुरदरे से हो गए थे। इसने भगवा को आवाज देकर मेरे लिए ताड़ी मंगवाई। फिर मैंने इसे शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी रोदात सुना डाली। वो कभी हैरान होकर और कभी बड़ी मोहब्बत भरी आंखों से मुझे देखती रही। कलाई वाला सांप इसकी जैकेट में रेंगता हुआ गिरबान की तरफ जा रहा था। मैंने सांप की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुधा, तुम्हारा पहला सांप तो मर गया था, ये सांप दूसरा है क्या? सुधा की आंखें चमकने लगी। इसने अपनी मोटी जैकेट पर रेंगते हुए सांप को उंगली से छूकर कहा, ये मेरा दूसरा बेटा है, इसका नाम साहू है। सुधा रंगनी ने सांप को अपनी जैकेट से उतार कर अपनी गोद में डाल लिया और फिर इसने मुझे अपना सारा किस्सा सुनाया कि वो सुधा रंगनी से रंगनी डाकू कैसे बनी। बड़ौदा और अहमदाबाद जेल में एक आदमी को सांप से मार डालने के इल्जाम में पुलिस ने इस पर बेहद तशद्दुद किया। इसके खून से सांप का असर जायल हो चुका था, क्योंकि इसका बेटा मर चुका था
और इसका दूध किसी सांप ने नहीं पिया था। सुधा रंगनी पुलिस के आगे बेबस थी। इस पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। सुधा का कोई वाली वारस तो था नहीं कि पैरवी कर दे, जिसने जैसा चाहा इससे सलूक रवा रखा। इसकी आंखों में अचानक एक बिजली सी कौंध पड़ी। बड़ौदा जेल का जेलर वो पहला राक्षस था जिसने मेरी इज्जत लूटी। मैं अभी तक इससे इस घिनौने फेल का बदला नहीं ले सकी, लेकिन मेरे दिल में इंतकाम का शोला रोशन है। मैं बहुत जल्द खुद बड़ौदा जाकर इस जेलर से इंतकाम लूंगी। फिर एक रोज मैंने एक हवालदार को खुद अपनी मर्जी से रिश्वत देकर अपने फरार पर राजी कर लिया और यूं एक रात जेल से भाग निकली। रघु मेरे पति देव, इसके बाद मुझ पर क्या क़यामत के दिन आए और क्या क़यामत की रातें गुजरी। मैंने तुम्हें जगह जगह तलाश किया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। तुम्हारा ख्याल इस बदहाली और मफलूकुल हाली में भी मेरे दिल में मेरे साथ साथ रहा। फिर बहुत जल्दी मैंने जंगल से एक सांप पकड़कर इसे अपना बेटा बना लिया और यूं मैं घाघरा दरिया के पार वाले जंगल के एक देहात में नाग देवी बनकर बैठ गई। लोगों ने सांप को मेरे सीने से लिपटा देखकर मेरी पूजा शुरू कर दी, मगर मैं नाग देवी बनकर अपनी इज्जत के दुश्मनों से बदला नहीं ले सकती थी। इसके लिए मेरे जहन में डाकू बन जाने का ख्याल परवरिश पाने लगा। जिस जंगल में छुपी हुई थी वहां कुछ ऐसे आदमियों से मेरी मुलाकात हो गई जो या तो कत्ल करके भागे थे या जेल तोड़कर इस जंगल में पनाहगज़ीन हो गए थे। ये लोग मेरे पुजारी बन गए। मैंने उन्हें अपने साथ मिलाकर एक गिरोह बनाया और खुद इनकी सरदारनी बन गई। मैंने उन्हें कह दिया कि मुझे सरदारनी नहीं बल्कि सरदार कहकर पुकारा जाए, क्योंकि मैं असल में एक सांप हूँ जो इंसान बनकर औरत की शक्ल में जाहिर हो गया है। ये ज़ईफ़ुल एतकाल लोग थे, मुझ पर जान निछावर करने लगे। अब मैंने चुन चुन कर इन लोगों से बदले लेने शुरू कर दिए जिन्होंने कैद के ज़माने में मुझ पर तरह तरह के जुल्म ढाए थे। मैंने इनमें से किसी एक को जिंदा न छोड़ा। मैंने बड़ौदा के जेलर देसाई को भी तलाश किया, मगर वो छुट्टी लेकर मदारस की तरफ निकल गया था। मुझे मर्द की ज़ात से नफरत हो गई थी। मैंने कई ऐसे मर्दों को खून में नहलाया जो औरतों पर जुल्म करते थे। राइफल मेरे हाथ में आती तो मेरी उंगली थरकने लगती और मैं धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देती। सुधा रंगनी ताड़ी से भरी हुई 3 कटोरियां खाली कर चुकी थी। वो कभी कहका लगाती, कभी अपने दुश्मनों को याद करके इसकी आंखों से चिंगारियां झड़कने लगती। कभी मेरे गले में बाजू डालकर कहती, रघु तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? तुम मुझे धोखा दे गए। मुझे इस डाकू औरत से खौफ आने लगा था। अब वो कातिल भी थी, कई इंसानों की कातिल, लेकिन इसमें किसी किस्म के शक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी कि वो मुझसे वहशियों की तरह का प्यार करती थी। इसके प्यार में वालिहानापन, वहशत और दहशत थी। मैंने कहा, सुधा मैं खुद जेल में था, क्या करता बड़ौदा रेलवे स्टेशन से तुम्हें छोड़कर भागा तो अहमदाबाद में पकड़ लिया गया। कई माह जेल में पड़ा सड़ता रहा, फिर फरार होकर भागा तो कश्मीर की तरफ निकल गया। मैं मजबूर हो गया। सुधा रंगनी मुस्कुराई। इसके नारियल की तरह सफ़ेद दांत अब भी बड़े खूबसूरत और मोतियों जैसे थे। आंखें जो पहले केसरी रंग की हुआ करती थी अब इंसानों का खून बहाने से सुर्ख हो गई थी। मेरा हाथ अपने खुरदरे हाथों में थाम कर बोली, रघु तुम मेरे पति देव हो। मैं दिल से तुम्हें अपना पति देव मान चुकी हूँ। तुम सब जानते हो कि किस तरह इन लोगों ने मेरे माँ बाप को मारा, मेरे सांप बेटे को मारा। अब मैं डाकू रंगनी हूँ, मगर तुम्हारे लिए वही सुधा रंगनी हूँ जिसको तुमने चिता की आग से बचाया था। तुम मुझसे चाहे जैसा भी सलूक करो, मैं तुम्हें हमेशा मोहब्बत करती रहूंगी। मगर रघु वो चुप हो गई। इसकी आंखों में एक अजीब सी दिलगुदाज चमक आ गई। आवाज में सांप की सिसकार पैदा हो गई। कहने लगी, मगर रघु अब सांप साहू मेरा बेटा है। मेरे खून में इसका जहर मिल चुका है। मुझे अफसोस है कि अब तुम मेरे साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरे जहर से हलाक हो जाओगे और मैं भला ऐसा कभी गवारा नहीं कर सकती। मैं तो कभी वक्त आया तो देख लेना, तुम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। मैंने सुधा रंगनी का हाथ चूम लिया और इस वक्त मुझे खुलूस का पैकर और मोहब्बत की देवी लग रही थी। सुधा रंगनी और मैं इस वक्त तामुल जुबान में बातें कर रहे थे। सांप कलाई के गिर्द लपेटते हुए बोली, रघु मैं तुम पर भी जान देती हूँ, लेकिन ये मेरा बेटा साहू भी मुझे जान से ज्यादा अजीज है। मैं इसके बगैर और ये मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। भगुआ डाकू हमारे लिए ताड़ी का मटका लेकर अंदर आया तो सुधा ने इसे गुजराती में गाली देकर कहा, ले जाओ इस माँ के मटके को, मेरा पति देव आया है, इसके लिए हिरन का गोश्त पकाओ जाओ। भगुआ चुपके से सलाम करके वापस चला गया। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, ये लोग मुझे अपना सरदार ही नहीं बल्कि काली देवी का अवतार भी समझते हैं। मैंने उन्हें यकीन दिला दिया है कि इस धरती के सारे सांप मेरे बेटे हैं। जो मुझसे दगा करेगा मैं इस पर सांप छोड़ दूं। मेरा सांप वो जहाँ कहीं भी होगा इसे डस कर हलाक कर देगा। इसलिए ये सारे के सारे खूनी कातिल डाकू मेरे पुजारी हैं और मेरे एक इशारे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुधा रंगनी का वाकई गिरोह के डाकुओं पर बिल्कुल ऐसा ही असर था जिस तरह किसी करामत वाले जोगी का अपने पुजारियों पर होता है। ये बड़ी जाबर, खूनी और जराइम पेशा लोग थे, मगर सुधा रंगनी के आगे भीगी बिल्ली बनकर चलते फिरते थे। मेरी बहुत खातर मदारत की गई। वो रात मैंने सुधा रंगनी के पास बसर की। सुधा रंगनी ने मुझे बताया कि घाघरा के इलाके में पुलिस ने इसके गिर्द अपना हिसार तंग करना शुरू कर दिया था, इसलिए वो अपने गिरोह के साथ फरार होकर तुराई के इस जंगल में आ गई।
मैंने सुधा को बताया कि अखबार में खबर छप चुकी है कि वो गिर के जंगल में कहीं छुपी बैठी है। सुधा रंगनी बेख्तियार हंस पड़ी। पुलिस वालों की तो मैं जानी दुश्मन हूँ, मैं इनके हाथ में आने वाली शेरनी नहीं हूँ। वो मुझे गिर के जंगल में ढूंढते फिरें। मैं कल इस तराई से भी निकल जाऊंगी। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे ना रघु? देखो, अब मुझे छोड़कर न जाना रघु। तुम मेरे पति देव हो। अब मैंने इसे पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और इसकी बेटी नौरीन के बारे में बताया कि वो मेरे करीबी अजीज हैं और पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इंडियन इंटेलिजेंस दोनों बाप बेटी को अगवा करके यहाँ ले आए। डॉक्टर फरीदी रखेलपुर कस्बे वाली इंडियन पोस्ट और इसकी बेटी गिर के जंगल के किनारे पुराने मंदिर वाली इंडियन पोस्ट की तहवील में है। और मैं इन दोनों को इंडियन आर्मी की कैद से निकाल कर वापस पाकिस्तान पहुंचाना चाहता हूं और इस सिलसिले में मुझे इसकी मदद की ज़रूरत है। सुधा रंगनी डाकू के स्याह होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट नमदार हुई। मेरे हाथ को चूम कर बोली, रघु तुम मेरे पति देव हो। तुम जो कुछ भी हो मैंने तुम्हें मन से कबूल किया है। अब तुम्हारी सेवा मेरा धर्म है। मेरा प्रेम भी मुझे यही कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी कुर्बान करूँ। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी, लेकिन रखेलपुर वाली फौजी चौकी पर फौजी की नफरी ज़्यादा है। वहाँ मशीन गन्नों के मोर्चे भी लगे हैं। गेर वाली चौकी के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं। मैंने इसे बताया कि गेर के जंगल वाली चौकी पर सिर्फ 15-20 फौजी ही तैनात हैं और सिर्फ एक मोर्चा और एक फील्ड ऑफिस बंकर है। सुधा रंगनी ने कहा, रखेलपुर वाली चौकी के बारे में अगर तुम्हारी इतला दुरुस्त है तो इसकी बेटी को यहाँ से निकाला जा सकता है। मैंने कहा, बेटी को हम निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गए तो इसके बाप की निगरानी कड़ी कर दी जाएगी और इसका फरार मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम नौरीन को पहले निकालने की कोशिश करें, लेकिन वो एक औरत है, वो ज़्यादा तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सुधा रंगनी की आंखें चमकने लगी। वो सांप की सिसकार की आवाज़ में फंकार, मैं किसी औरत पर मर्द का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ अपने आदमी लेकर चलने को तैयार हूँ। ये एक जुआ था, मगर मैं दाव लगा देना चाहता था क्योंकि मैं अकेला इस पोजीशन में नहीं था कि नौरीन को निकाल कर किसी महफूज जगह पर ले जा सकूं। अगरचे मुझे मालूम था कि अगर हम नौरीन को ले जाने में कामयाब हो गए तो दोनों तरफ बहुत लोग मरे, नौरीन की ज़िंदगी को भी खतरा। इसके अलावा नौरीन के फरार के बाद डॉक्टर फरीदी को भी रखेलपुर से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा, मगर मैं बैक वक्त 2 महाजों पर नहीं लड़ सकता था। यही सोचकर मैंने नौरीन को पहले निकालने का फैसला किया था। नौरीन एक पढ़ी लिखी लड़की थी और एक मुद्दत से इंडियन इंटेलिजेंस की कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रही थी। सुधा रंगनी ने दूसरे रोज़ भगवा डाकू को बुलाकर ज़रूरी हिदायत दी और जब सारे डाकू नाश्ता वगैरह कर चुके तो घोड़ों पर जीनें कस दी गई। डाकुओं ने अपनी बंदूकों की नालियां साफ करके इनके चैम्बर भरे मैगजीन के बक्स घोड़े पर लादे और 2 टुकड़ियों में बंटकर गेर के जंगल के मशरिकी किनारे की तरफ रवाना हो गए। उन्हें बताया गया था कि उन्हें किस जगह जाकर मिल जाना है और हमारा इंतजार करना है। सुधार रंगनी ने मुझे साथ लिया और हम गार वाली कमीनगाह से रवाना हो गए। सुधार रंगनी ने एक बड़ी पिटारी भी साथ रख ली थी जिसमें जंगल के जहरीले सांप बंद थे। राइफल इसके कांधे पर लगी थी और मैगजीन की पेटी कमर के साथ बंधी थी। इसने नीले रंग का डाटा बांध रखा था और सिर्फ इसकी नाक और आंखें ही नजर आ रही थी। अब इसने नाक में कोका डालना तर्क कर रखा था। तुराई के घने जंगल से निकलकर हम ऊंची नीची छोटी छोटी टेकरियों वाले मैदान में आ गए। हमने ये तय कर रखा था कि अगर सुधा रंगनी नौरीन को निकालने में कामयाब हुई तो वो इसे लेकर तुराई के जंगल वाले गार में छुप जाएगी और मेरा इंतजार करेगी, क्योंकि मुझे हमला शुरू होने के बाद वापस रखेलपुर की तरफ भाग जाना है ताकि मुझे कोई फौजी देख न ले और मैं रखेलपुर कमांड ऑफिस में जाकर कैप्टन सिंह के सामने पेश हो सकूं और मुझ पर शक न किया जा सके। मेरे सामने डॉक्टर फरीदी वाला मिशन भी था। टेकरियों वाले मैदान से निकलकर हम गेर के जंगल के सामने आ गए। यहाँ हमसे सुधा रंगनी के दूसरे डाकू भी साथी भी आन मिले। इन डाकुओं की नफरी 125 के करीब थी। सबके पास बंदूकें, राइफलें और असलहा मैगजीन मौजूद था। हम गेर के जंगल में घुस गए। इस जंगल में सफ़र करते करते दिन डूब गए और जब हम जंगल के मशरिकी किनारे पर पहुंचे तो सामने घास का मैदान था और इसके पीछे मंदिर के पुराने तालाब वाली फौजी चौकी थी। मैंने सुधा को इस फौजी चौकी के दरख्तों की तरफ इशारा करके बताया कि वहाँ नौरीन एक कमरे में कैद है। सुधा रंगनी ने कहा, इस वक्त शाम हो रही है, हम हमला पिछले पहर करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें मुझे चलकर ये जगह दिखानी होगी। डाकुओं ने जंगल के किनारे झाड़ियों में बिखर कर डेरा लगा लिया। किसी ने लालटेन या आग न जलाई। रोटियां वो गार वाली कमीनगाह से ही पकाकर साथ लाए थे। जब अंधेरा गहरा हो गया तो सुधा रंगनी ने मुझे साथ लिया और पुराने मंदिर वाली फौजी चौकी की तरफ चल पड़ी। हम पैदल चल रहे थे। हमने अपने जिस्मों पर स्याह पतली चादरें लपेट रखी थी। सुधा का बेटा सांप साहू इसकी कलाई से लिपटा था। एक रिवॉल्वर इसने अपनी पेटी में अड़स लिया था। मैं निहत्था था। ऊंची ऊंची घास के मैदान आसमान पर खुले अवलियन रात के सितारों की रोशनी में मिटियाले मिटियाले लग रहे थे। एक खाई उबूर करने के बाद मैं सुधा रंगनी को एक छोटे से टीले के पीछे ले आया। यहाँ से मंदिर वाली चौकी ज्यादा दूर नहीं थी। बंकर और लंगर खाने के बाहर की बत्तियां रोशन हो चुकी थी। दरख्तों के नीचे जो नया कमरा बना था और जिसमें नौरीन कैद थी, इसके पिछली दीवार हमारी तरफ थी।
अकबी दीवार के कोने पर भी एक बल्ब जल रहा था। मैंने एक तरफ इशारा करके कहा, सुधा वो सामने वाली बत्ती बंकर की है जहां सूबेदार मेजर बैठा है। इसके बाहर दाएं जानिब मशीन गन का मोर्चा, सामने वाली बत्ती लंगर खाने की है। सबसे पीछे और हमारे करीब जो दीवार पर बल्ब जल रहा है, इस जगह मेरी रिश्तेदार नौरीन कैद है। सुधा रंगनी की सांप जैसी आंखें अंधेरे में भी बड़े एतमाद से एक जगह का जायजा ले रही थी। इसने पूछा, इस कमरे के बाहर कितने सिपाही पहरा देते हैं? मैंने इसे बताया कि कमरे का दरवाज़ा दूसरी जानिब है और दरवाजे के बाहर 2 संतरी ड्यूटी पर होते हैं। इसके अलावा तो कहीं मशीन गन नहीं लगी। मैंने कहा, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक तो किसी दूसरी जगह मशीन गन पोस्ट नहीं है। सुधा मुस्कुराई, और अगर दूसरी मशीन गन निकली तो वो मेरे सारे आदमियों को भून कर रख देगी। मगर रहो, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।